एक आंख, बस एक खुली हुई, कांपती, डरी हुई आंख। उसने वो सब देखा, वो भयावहता जो धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हो रही थी। एक चमकती हुई बैंगनी रक्षा जाल जिसमें भयानक ऊर्जा की तरंगें उठ रही थी। उसके भीतर चीखते कातरते काले साए इधर उधर तैर रहे थे। पर सबसे विचलित करने वाली बात यह थी कि वह व्यक्ति, चांदी जैसे बालों वाला ज़ुओफान, जिसे मुंह ने खुद बांध कर रखा था, अब वो जंजीरें राख बनकर उड़ रही थीं। सभी शिष्य एकजुट होकर अपनी पूरी लाइफ फोर्स उस बैरियर में डाल रहे थे, लेकिन अब वो ढह रही थी। वो नौजवान शिष्य अपने सीनियर ब्रदर झाओ देज झू की ओर मुड़ा। उसके होठों से खून की पतली धारा बह रही थी, पर चेहरा शांत था, एक बनावटी अफसोस की मुस्कान के साथ। माफ करना जूनियर ब्रदर्स, इस बार सीनियर ब्रदर तुम्हें बचा नहीं पाएगा। और वो पीठ मोड़कर चल दिया। सीनियर सीनियर ब्रदर, ये आप क्या कर रहे हैं? उस नौजवान ने कांपती आवाज में बुदबुदाया। उसकी आंखें हैरानी और अविश्वास से भरी हुई थी। ज़ुओफान ने तब अपना सिर हल्का झुकाया और एक ठंडी हंसी के साथ कहा, समझे नहीं अब तक। तुम्हारे सीनियर ब्रदर ने तुम सबके शरीर में एक बूस्ट इंजेक्शन डाला ताकि तुम अपनी सारी शक्ति इस बैरियर में झोंक दो और वो खुद बच निकले। वो सत्य उस जवान शिष्य पर बिजली बनकर गिर पड़ा। चेहरा टूट गया, आंखों से विश्वास बहकर निकलने लगा। वरना? ज़ुओफान की आंखें लाल चमकने लगी। बैरियर टूट जाती और तुम सब मरते। अब देखो कितना सुंदर बना है ये दृश्य। तुम्हारी जान गई पर किसी और की रक्षा हुई। क्या इससे ज्यादा अर्थपूर्ण बलिदान होता है? उसकी हंसी ने जैसे आत्मा को भी चीर दिया। शिष्य की आंखों से विश्वासघात और पीड़ा में डूबी एक आखिरी आंसू गिरी। दूर एक घने जंगल में अब झाओ देशझू पूरी तरह सुरक्षित था। उसने अपने कपड़े झाड़े, खुद को संयत किया और आत्मगौरव से बोला, किसी को तो ट्विन ड्रैगन गैदरिंग के लिए जिंदा रहना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन मिल सके। यही बड़ा लक्ष्य है। तुम सब समझते तो अच्छा होता। लेकिन उसकी आवाज अब सिर्फ हवा के लिए थी, कोई सुनने वाला नहीं था। पीछे बैटलफील्ड पर उस जवान शिष्य ने पीड़ा को गुस्से में बदल दिया। उसने सिर ऊपर उठाया और पूरे गले से चीखा, जिम्मेदारी के नाम पर छल करने वाले झाओ देशझू, तू एक धोखेबाज है। तूने हमें छोड़ दिया। एक आखिरी आंसू उसकी आंख से गिरा। ज़ुओफान ने तब अपना असली रूप दिखाया। एक विशाल लाल स्केल्ड ड्रैगन स्पिरिट उसके पीछे प्रकट हुआ। उसकी दहाड़ से आकाश कांप उठा। उसने अपनी ताकत छोड़ी। एक लाल विस्फोट, जैसे किसी नष्ट हो चुकी दुनिया की चीख। वो ऊर्जा लहर चारों ओर फैल गई। सभी शिष्य, उनके शरीर कपड़े की गुड़ियों की तरह हवा में उछलकर गिर पड़े। वो जवान शिष्य अब अकेला था। घास पर गिरा हुआ उसका हाथ निर्जीव। उसके चारों ओर उसके सभी साथी शांत पड़े थे। अंतिम रूप से अकेला वही बचा था। दूर पहाड़ियों के उस पार एक और गुट चुपचाप इस हत्याकांड को देख रहा था। एक लंबे काले बालों वाले व्यक्ति ने गहरी सांस ली और आंखें मूंद ली। ये झाओ देशझू जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा नीच निकला। बगल में खड़ी बैंगनी बालों वाली स्त्री ठंडी और विश्लेषणात्मक दृष्टि से सब देख रही थी। वो पुरुष मन ही मन सोच रहा था, वैसी स्त्री जो सांसारिक राजनीति में पली बढ़ी हो, वो ऐसे ढोंगियों को पहली नजर में पहचान लेती है। वो स्त्री फिर बोली, आवाज में दृढ़ संकल्प था, अगर भविष्य में मुझे झाओ देशझू जैसे लोग मिले तो उनसे दूर ही रहना बेहतर है। ऐसे लोग दोस्ती के लायक नहीं होते। उसकी तेज नजर तब एक दुबले पतले युवक पर पड़ी। सीनियर सिस्टर, आप मुझे क्यों देख रही हैं? युवक ने अचकचाते हुए पूछा। वो मुस्कुराई नहीं, बस दृढ़ता से बोली, कुछ नहीं लिटिल ब्रदर। एक सच्चा व्यक्ति सीधा चलता है और सम्मान से बैठता है। यही तेरा पाठ है। वो दुबला पतला युवक बस एक ही शब्द निकाल पाया, ओह। उसकी सीनियर सिस्टर मुड़ गई।
बालकनी पर आगे बढ़ते हुए और उसे उसके सोच में डूबा छोड़ गई। इधर एक गहरे जंगल में झाओ देजू के माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़क रही थीं। वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही आगे देखा, वो खुद यूफोन सामने खड़ा था, चेहरे पर वही शिकार की तरह शांत पर खतरनाक मुस्कान। झाओ देजू डर के मारे लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। रुको, रुक जाओ, मैं सरेंडर करता हूं। हिलना मत, मैंने सरेंडर कह दिया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। वो घुटनों के बल झुक गया और ऊपर आसमान की ओर चिल्लाया, एल्डर, एल्डर, जल्दी ले चलो हमें, हमारी हेवन इनर जस्टिस सेक्ट आधिकारिक रूप से सरेंडर करती है। मानो किसी दिव्य उत्तर की तरह आसमान से एक चमकीला प्रकाशस्त्र नीचे उतरा। पूरा बैटलफील्ड उसमें डूब गया। एक भारी गूंजती हुई आवाज आकाश में फैल गई, हेवन एंड अर्थ जस्टिस सेक्ट सरेंडर्स। दोनों पक्ष अब कोई और कदम नहीं उठाएंगे। दर्शक दीर्घा से एक गगनभेदी जयकारा गूंज उठी। डेमन स्कीमिंग सेक्ट विन्स, प्रमोटेड टू अपर थर्ड सेक्ट। हम जीत गए, हम जीत गए, एक डिसाइपल चिल्लाया, दोनों मुट्ठियां हवा में उछालते हुए। हम अब अपर थर्ड सेक्ट में हैं। पास में खड़े स्वर्ड गॉड सेट के सदस्य बस शांत भाव से देख रहे थे। अगली बार हमारी बारी होगी, उनमें से एक ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। बैटलफील्ड पर प्रकाश का स्तंभ धीरे धीरे गायब हो गया। झाओ देजू को थोड़ी हिम्मत मिली। वो धीरे से उठा, लेकिन देखा यूफोन अब भी उसे घूर रहा था। वो कांप गया। अरे अरे यूफोन, अब तो सब खत्म हो गया है, तुम क्या कर रहे हो? उसकी आवाज अब डर के मारे कांप रही थी। यूफोन ने बस हल्की हंसी में जवाब दिया, झाओ देजू, घबराओ मत, मैं नियमों वाला आदमी हूं। जब एल्डर्स ने मना कर दिया है तो मैं तुम्हें छूने वाला नहीं। वो रुका, पीछे मुड़कर एक चालाक मुस्कान के साथ बोला, वैसे एल्डर कुछ भी ना कहते तब भी मैं तुम्हें नहीं छूता। झाओ देजू की आंखें चौड़ी हो गई। क्या मतलब? यूफोन अब पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ गया, चेहरे पर वो ठंडी व्यंग से भरी मुस्कान। मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक पर्सनल रीजन है। वो टहलने लगा। अगर सारी राइटियस सेक्ट वाले वन ताओ, ऊक्विंग शू जैसे नोबल और एम्बिशियस लोग होते तो हमारी डीमन पाथ का भविष्य बड़ा अंधकारमय होता। लेकिन फिर उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं, चेहरे पर ट्विस्टेड नाचती हुई हंसी फैल गई। पर अगर और लोग तुम्हारे जैसे निकले, झाओ देजू जैसे जो मौके पर धोखा दें, साथियों को बेच दें, भरोसे के काबिल ना हो, तो समझ लो कुछ सालों में हमारी डीमन पाथ पूरे संसार पर राज करेगी। वो झुका और धीरे से फुसफुसाया, तुम लकी स्टार हो हमारे लिए झाओ देजू। मैं तो तुम्हारे बहुत पक्ष में हूं। सोचो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा क्यों? झाओ देजू ने जबरदस्ती की हंसी निकाली, लेकिन भीतर उसका रोम रोम कांप उठा। ऊपर दर्शक दीर्घा में एक लाल बालों वाला व्यक्ति ठहाके में डूब गया। यूफोन ने इस बार गजब कर दिया। मुझे भले पहले बुरी तरह घायल किया हो, लेकिन अब मानता हूं इस झाओ देजू जैसे कीड़े को वापस जस्टिस सेक्ट में भेजकर उसने तो पूरी राइटियस वर्ल्ड को हिला दिया। वो सिर झटककर फिर हंस पड़ा। मैं देख सकता हूं अब डीमन पाथ की रोशनी पूरे पश्चिम प्रांत में फैलने लगी है। उसका साथी लंबे काले बालों वाला शांत मुस्कान के साथ आंखें मूंचे खड़ा था। अब झाओ देजू ही नहीं, पूरी हेवन एंड अर्थ जस्टिस सेक्ट, पूरे वेस्टर्न प्रोविंस की हंसी बन चुकी है। वो धीरे से बोला, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होगी। वो खुद इस लायक थे। लंबे काले बालों वाला वो व्यक्ति आखिरकार बोला, एक ठंडी और निर्णायक टिप्पणी हेवन एंड अर्थ जस्टिस सेक्ट पर, जैसे न्याय ने अपने हाथ खींच लिए हों। और तभी मानो एक रहस्यमय नैरेटर की आवाज हवा में तैर गई, अब बारी है डीमन स्कीमिंग सेक्ट और डीमन फ्लेम सेक्ट की टक्कर की। लेकिन डीमन फ्लेम सेक्ट पहले ही ग्रैंड प्योरिटी सेक्ट से भिड़ते हुए बुरी तरह थक चुका था। उनके फ्लेम डीमंस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर भी हार 1 इंच के फासले से उनके गले लग गई। विजय घोषित की जाती है डीमन स्कीमिंग सेक्ट की। भीड़ में एक बार फिर जयघोष गूंज उठा। झो फैन अपने लाल बालों वाले विरोधी के सामने खड़ा,
उसके सिर से एक लठ पकड़कर उसे घसीटता हुआ दिखा, जैसे वो कोई शिकारी हो। यह है असली प्रभुत्व। अब बचा है अंतिम युद्ध। पूरा मंच, पूरी दुनिया, हर दृष्टि अब उस आखिरी टकराव की ओर मुड़ चुकी है। डीमन स्कीमिंग सेक्ट वर्सेस ग्रैंड प्यूरिटी सेक्ट। झो फैन अब अपने सबसे कठिन प्रतिद्वंदी का सामना करेगा। एक ऐसा योद्धा जो सेक्रेड बीस्ट की संतति है, जिसे बर्निंग स्काई ड्रैगन एंसिस्टर ने अपने हाथों से सिखाया है। ये लिन। हवा थम गई, धरती की धड़कन तेज हो गई। कल्टीवेटर्स ने अपनी सांसें रोक लीं। आकाश के नीचे, धरती के ऊपर अब होगा द बैटल ऑफ बीस्ट्स। जो फैन की चालाकी बनाम येलिन की रौंदती हुई शक्ति, कौन होगा पश्चिमी प्रांत का असली एपेक्स बीस्ट?